हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। टू ल आया हूँ काफी मजेदार स्टोरी जो सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा, गारंटी। टू चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। चैप्टर 1 मौत। एक लड़की एक खंडर नुमा जगह पर थी। उस लड़की के पैरों को किसी जंजीर से बंधा गया था। इसके साथ ही उसे कई जगहों से खून भी बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा गया था, जिस कारण वो लड़की बेहोश थी। उस खंडर में धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आ रहा हो। उस इंसान के आने से पहले उसके पीछे से दो लोग और अंदर आते हैं और उस लड़की को यूं बेहोश देख उसे जगाने के उस पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और आसपास की जगहों को देखने की कोशिश करती है, पर उसके शरीर में इतनी चोट और खून बहने के कारण उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी एक रौबदार आवाज उसके कानों में सुनाई देता है। वो आदमी कहता है, तुम्हें पता है अब तक तुम जिंदा क्यों हो? क्योंकि जिसके लिए तुमने ये सब किया वो अब कभी कामयाब नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं अभी अभी उससे शादी करके आ रहा हूँ। तुम मुझे पाना चाहती थी न, इसके लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। बार बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब ये सब करने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। जब वो लड़की अपने सामने खड़े लड़के की बात सुनती है कि उसने शादी कर ली, तो वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो सोचती है कि उसने उसके के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी फैमिली, अपनी करियर, अपने दोस्त, सभी को उसके लिए छोड़ दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? नफरत और शायद मौत भी। वो लड़की अपने सामने खड़े लड़के से पूछना चाहती थी क्यों उसने उसे नहीं चुना, क्यों हर बार उसे उसके प्यार के बदले नफरत मिली। लेकिन बेचारी बोलती भी कैसे? उसके गले को तो पहले ही इन लोगों ने टॉर्चर करके ऐसा कर दिया था कि अगर एक शब्द भी बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे नाजने कितनी ही सुई चुभो दी गई है। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके बोलती है, क्या कभी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? क्या कभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ? क्या भी तुम्हें मेरी आंखों में वो तकलीफ नहीं दिखी जो तुम्हें किसी और से पास जाने से होता था? एक पल के लिए भी नहीं? बोलो, जवाब चाहिए मुझे। उसे इतना बोलने में ही उसकी जैसे जान निकल गई। वो लड़का जिसे लोग डेविल से कम नहीं समझते, जो लोगों को उनकी आंखों से पहचान लेता था। ईशान मल्होत्रा एक ऐसा नाम जिससे बिजनेस या फिल्म इंडस्ट्री में भी एक ऐसी पहचान है। वो आज एक लड़की के दिल का दर्द नहीं देख पा रहा था। उसके बोले गए शब्द में कितनी तकलीफ है नहीं दिख रही थी, या वो देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ईशान अपने सामने मौत के कगार पे लटकी लड़की इरा, जिसे वो बचपन से जनता आया है, या फिर वो शायद उसका वहम है, क्योंकि अगर वो उसे जनता तो उसकी ये हालत नहीं होती। इरा जब देखती है कि वो उसकी बातों का जवाब भी नहीं देना चाह रहा है, तो वो ईशान के साथ आए उन दो इंसान को देखती, जिसमें एक ईशान का पीए सुमित है, तो दूसरा वो जिसे वो अपना दोस्त या भाई मानती थी, लेकिन कुछ गलतफहमी के चलते शायद आज वो अपने भाई और प्यार के हाथों ही मारने वाली है। ये सोचकर ही उसे अपने दिल में बेइंतहा दर्द हो रहा था। जब ये सब वो सोच ही रही थी कि एक पायल की आवाज आती है। तब वो सामने देखती कि एक लड़की जिसने इस वक्त एक खूबसूरत की साड़ी कैरी की हुई है। इससे साथ ही मांग में सिंदूर और गले में खूबसूरत सी मंगलसूत्र, जिसमें बहुत ही स्टाइल से ईशान लिखा हुआ है। साथ ही उसकी प्यारी सी स्माइल उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। वो लड़की जिसका नाम क्यारा होता है, वो अपने मीठी सी आवाज में बोलती है, ईशान प्लीज इरा को छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ कि उसने मुझे बार बार मारने की कोशिश की, साथ ही हमारे प्यार की निशानी हमारे बच्चे को भी मार दिया। लेकिन है तो मेरी बहन ही न, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती है, न कबीर भाई। कबीर आहूजा जो क्यारा का भाई है, जिसे इरा बचपन से अपना भाई मानती आई है। वो कहता है, क्यारा बच्चा मैं जनता हूँ, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। इसलिए तुम ऐसी बात बोल रही हो जिसे तुम बचाने की बात कर रही हो। उसने तुमसे से तुम्हारा बच्चा छीन लिया। अगर तुम इसे एक और मौका दोगी तो ये तुम्हें फिर से हार्म करेगी। इरा कबीर की इन बातों को सुनकर जो थोड़ी बहुत आस बची थी वो भी अब खत्म हो जाती है, जिस कारण जो अपने आप को संभाल नहीं पाती और क्यारा को अपने पूरे दम से धक्का दे देती है, जिस कारण क्यारा एक दीवार से टकराती है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। जब ईशान और कबीर देखते हैं कि क्यारा के सर से खून निकल रहा है, तो दोनों ही अपनी अपनी बंदूकों से इरा को गोली मार देते हैं और क्यारा को लेके बिना पीछे एक बार भी पलटे वहां से चले जाते हैं। इरा को उन दोनों की आंखों में सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं दिख रहा था। इरा जिसके पेट में गोली लगी थी, वो अपने अब तक की जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि तभी एक मास्क मैन उधर आता है और कहता है, चुच्चू क्या मौत मिली है अपने भाई और प्यार के हाथों? क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी जिसका प्लेन कभी भी फेल नहीं होता है। वाह, तुम सोच रही होगी ये कौन है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती। बस इतना जान लो कि तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाली मैं ही हूँ। हाँ हाँ, इतना कह वो चली जाती है।
इधर इरा बस अपनी बहन जिसने उसे बचपन से प्यार दिया उसके बारे में सोच रही थी और बोल रही थी, यू आर राइट दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको न तो ढूंढ पाए नहीं अपने आप को बचा पाए। इतना कहते ही उसकी सांसें थम जाती है। चैप्टर 2 रीबर्थ। हॉस्पिटल के एक वीआईपी वार्ड में एक लड़की की धीरे धीरे आंखें खुलती है। आह, मेरा सिर, इतना कह जैसे उसे कुछ याद आता है। मैं यहाँ कैसे, मुझे तो मार दिया गया था, तो मैं जिंदा कैसे हूँ? और वो अपने चारों तरफ देखने लगती है। वो देखती है कि वह किसी हॉस्पिटल के वार्ड में है तो सोचती है क्या उसे किसी ने बचा लिया। तभी उसे वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जब उस तरफ देखती है तो उसे अपनी दी दिखाई देती है। वो कुछ बोलती कि उसकी बहन आके बोलती है, इरा बच्चा आप ठीक तो हो ना, क्या आपको अब भी दर्द हो रहा है? लेकिन उसे इरा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे लगता है कि शायद इरा अब भी उसे नाराज है, इसलिए उसे मानने के लिए कुछ बोलती कि उसे इरा के आंखों में आंसू नजर आते हैं, जिससे वो काफी घबरा जाती है और बोलने लगती है, बच्चा क्या हुआ, आप रो क्यों रही है, क्या बहुत पेन हो रहा है? फिर वो सुनती है कि इरा कुछ बोल रही है। दी आप कहाँ थी? मैंने आपको कितना ढूंढा, आपको पता है ना मेरा आपके सिवा कोई नहीं, फिर भी आप मुझे छोड़ के चली गई थी। आप इतना बोलते ही उससे सब याद आने लगता है जिस कारण वो पैनिक करने लगती है। जब इरा की बहन जिसका नाम कृष्णा था इरा को पैनिक होते देखती है तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर इरा को नींद की दवाई देकर कहते हैं कि शायद इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिनके कारण ये पैनिक करने लगी। मैंने नींद की इंजेक्शन लगा दिया, इन्हें अब कल ही होश आएगा। इतना कह डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कृष्णा अपनी बहन के बगल में रखे स्टूल पे बैठ जाती है और अपने हाथों को इरा के बालों में फेरने लगती है। जब वो देखती है कि इरा गहरी नींद में है तो वो वहां से उठकर पास ही के सोफे पे बैठकर अपना काम करने लगती है। अगली सुबह इरा की नींद खुलती है तो उसे कल की सारी चीजें याद आने लगती है कि कैसे उसे मार दिया गया। फिर जब उसे होश आया, खुद को हॉस्पिटल में पाया। फिर वो उठकर वॉशरूम में जाती है। जब खुद को शीशे में देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि वो पहले ये थोड़ी यंग दिखती है और इसी के साथ उसके चेहरे पे जो कट लगी थी वो भी नहीं थी। अब तभी उसे याद आता है उसके पैरों को बुरी तरह जंजीर में बंधा गया था, जिस कारण उसके पैर में इतना दर्द था कि वो तो सही से खड़ी भी बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। पर अब वो कितनी देर से खड़ी है फिर भी उसे अपने पैरों में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, नहीं उसके किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है। हाँ, बस थोड़ी कमजोरी जरूर महसूस हो रही है। इसलिए वो बाहर जाती है और पास में उसे उसका फोन मिलता है जिसमें वो देख के शॉक हो जाती है। तभी एक बार फिर उसे वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और दूर पे कृष्णा खड़ी थी और कहती है कि इरा क्या तुम अब ठीक हो? तब इरा कहती, दी आज कौन सा डेट है? कृष्णा को थोड़ा अजीब लगता है फिर भी वो बता देती है 27 मई 2024। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तब इरा कोई जवाब नहीं देती है, ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ सोच रही है। कृष्णा कहती है कि अब तुम ठीक लग रही हो तो घर चलते हैं, मैंने तुम्हारी डिस्चार्ज करवा कर आती हूँ। इतना कह वो चली जाती है। इधर इरा सोचती है क्या मेरा रिबीर्थ हुआ है जैसे मैंने नोवेल में और फिल्मों में देखा है, वो भी 5 साल पीछे। इसका मतलब जो कुछ भी मेरे और दी के साथ हुआ था वो फिर से होगा। नहीं मैं अपने फ्यूचर को पिछली बार की तरह बर्बाद नहीं करूंगी। इसके आगे वो कुछ सोचती या बोलती कि तभी कृष्णा आ जाती है और कहती है चलो तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया। इरा कार में बैठी थी और कुछ सोच रही थी, तभी उसे ऐसा लागत है कार रुक गई है। जब वो सामने देखती है तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा घर है। वो घर न तो छोटा है नहीं ज्यादा बड़ा, ऐसा नहीं है वो लोग इससे ज्यादा बड़ा घर खरीद नहीं सकते हैं। इनफैक्ट उनके पास तो इससे से बड़ा 2 घर है, लेकिन जब परिवार के नाम पर बस 2 लोग हैं तो बस इसलिए उन्होंने ये घर खरीदा जिसके आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा है। जब इरा और कृष्णा घर के अंदर जाते हैं तो इरा देखती है वो अब भी वैसा ही है जैसा पिछले जन्म में था। घर के गार्डन में अलग अलग तरह की फूलों के प्लांट थे जिससे कृष्णा ने लगाया था। उसी गार्डन के एक जगह पर मैंगो एंड गुआवा का ट्री था और उसी के नीचे एक झूला लगा था जो खास इरा के लिए लगाया गया था। उसे बचपन से झूला झूलना बहुत पसंद था। फिर दोनों अंदर जाते हैं। घर भले ही छोटा था पर बहुत ही लग्जरियस थी। इरा अंदर आने के बाद सीधे अपने रूम में जाती है जो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के थीम में बना था। जब इरा अपने रूम में जाती है तो अपने रूम को देखती है जिसके हर एक दीवार पे ईशान की तस्वीर थी। उन तस्वीर को देखते ही उसे उसके द्वारा की गई टॉर्च याद आती है और वो अपने वॉशरूम में चली जाती है। शॉवर ऑन कर उसके नीचे बैठ जाती है और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है। चैप्टर इंट्रोडक्शन। इरा मल्लर लीड एज 20 ईयर, माँ बिजनेस एंड मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ मुंबई के 2nd ईयर में है। फैमिली के नाम पर बस एक बहन और इसके 2 बेस्ट फ्रेंड है। नेचर एरोगेंट, थोड़ी घमंडी, जल्दी गुस्सा आता नहीं है लेकिन जब आता है सामने वाले की ब्रेंड बजा देती है।
ये अपने इमोशन अच्छे से शो नहीं करा पाती है। हॉबीज, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, हॉर्स राइडिंग, ये स्पोर्ट भी बहुत सारे आते हैं। इसका फेवरेट है बाइक चलना। इसके अलावा भी कई सारे और अभी ऐसी चीजें हैं जो ये कर सकती है, लेकिन इन सब की जानकारी बस इरा के करीबी लोगों ही जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता है। और भी बहुत कुछ वो हम आगे जानेंगे। कृष्णा कबीर आहूजा सेकंड फीमेल लीड। ये कबीर आहूजा की वाइफ है, बट कबीर इससे नफरत करता है। बाकी इसकी शादी कैसे हुई और कबीर इससे नफरत क्यों करता है वो आगे कहानी में पता चल जाएगा। ये एक न्यूरोसर्जन है। ये बहुत कम उम्र में अपनी बहुत अच्छी पहचान बना ली है। इसके द्वारा की गई कोई भी सर्जरी फेल नहीं हुई है। ये अपने फादर का बिजनेस अभी के लिए संभाल रही है, क्योंकि आगे जाके बिजनेस इरा को संभालना है। ये भी सिंगिंग एंड डांसिंग में बहुत अच्छी है, लेकिन इसका पेंटिंग के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव है। इसने कई सारी पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग में जीनियस मानी जाती, लेकिन अलग नाम से वो क्या है आगे जानेंगे। इनके मोम एंड डैड अभीक मल्लिक एंड आशा मल्लिक, जब इरा 6 साल की था तभी इनकी डेथ हो गई थी। केशव प्रताप इरा एंड कृष्णा के नाना, जब इरा के मोम एंड डैड की डेथ हुई थी तब इन्होंने ने दोनों को पाला। ये अपने टाइम के बेस्ट आर्मी ऑफिसर थे। इनके वाइफ का डेथ भी बहुत टाइम पहले हो गया था। इनकी बस एक ही बेटी थी। इनके कुछ अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ही इरा और कृष्णा को अलग अलग चीजें सिखाई थी। अब इनकी भी डेथ हो गई है। ईशान मल्होत्रा मेल लीड, एज 22 साल। ये भी एमए कॉलेज में पढ़ता है, लास्ट ईयर में है। लेकिन ये मल्होत्रा कॉर्पोरेशन का करंट सीईओ है। इसी के साथ उसकी खुद की अपनी कंपनी है, जो उसने अपने फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया था जब वो 10th में था, जो अब एशिया की नंबर 1 कंपनी है। ये हर एक काम में परफेक्ट है, लेकिन इसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। जब आता है तो बिल्कुल डेविल बन जाता है, इसीलिए लोग इससे बच के रहना ही पसंद करते हैं। ये काफी ज्यादा पॉजिटिव किस्म का इंसान जो इसका है उसे ये हासिल करके रहता है, चाहे उसे उसके के जो करना हो। देव मल्होत्रा ईशान के डैड, मल्होत्रा कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, काफी खुश मिजाज इंसान है, अपनी वाइफ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दिव्या मल्होत्रा ईशान की मोम, ये एक समाज सेविका है। इनके कई सारी गो और अनाथ आश्रम है। इनका स्वभाव थोड़ा सख्त है, जिसे ये अपना मानती है, उनके लिए कुछ भी कर सकती है। अनुराग मल्होत्रा ईशान के दादाजी, इनके पास एक खास तरह का हुनर है या फिर तजुर्बा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी इंसान को पहली नजर में ही पहचान सकते हैं कौन कैसा है। अनुराग जी और केशव जी काफी अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। ईशानी मल्होत्रा ईशान की बहन, एज 20 साल, सब इसे प्यार से ईशू बुलाते हैं। घर में ये सबसे छोटी है। ईशानी और इरा बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में सब जानती है। कबीर आहूजा सेकंड मेल लीड, ये आहूजा इंडस्ट्रीज की सेव है। इसे बचपन में किसी ने बचाया था, तब से उसे वह ढूंढ रहा है। वैसे तो ये काफी ज्यादा शांत रहता है, लेकिन जब बात इसके अपने की आती है तन रुद्र रूप धारण कर लेता है। इसे धोखे से सख्त नफरत है। क्यारा आहूजा कबीर की बहन, इसके चेहरे पे हमेशा मासूमियत झलकती है। लोग इसका चेहरा देख के इस पर कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता है। एज 20 साल है। ये भी इरा के क्लास में ही पढ़ती है। नीलेश आहूजा कबीर के डैड, आहूजा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, ये ज्यादा अपनी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होते, ये अपने काम से ही मतलब रखते हैं। नूतन आहूजा कबीर की मोम, ये बहुत अच्छी है, हमेशा ही अपने फैमिली की जरूरतों का ख्याल रखती है। इन्होंने ही एक प्रोमिस के लिए कबीर और कृष्णा की शादी करवाई थी। कुणाल आहूजा कबीर के चाचा, ये ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। कृति आहूजा कबीर की चाची, ये नूतन जी की चचेरी बहन है। वैसे तो दिल की ये भी अच्छी है, लेकिन इन्हें जो पसंद नहीं आता है उन्हें ताना मरना बहुत अच्छे से आता है। कृष आहूजा कबीर के चाचा का बेटा, एज 21 साल, ये भी इरा का कभी अच्छा फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन कुछ गलतफहमी के चलते अब ये एक दूसरे से दूर रहते हैं। ये इरा के कॉलेज में ही पढ़ता है। वानी आहूजा कृष की बहन, एज 18 साल, अभी अभी अपना इंटर कंप्लीट किया है। ये बहुत ही चंचल है, साथ ही मासूम भी। इसे कोई भी अपनी बातों में फंसा सकता है, इसलिए पूरी फैमिली इसका बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखती है। वैभव आहूजा कबीर के दादाजी, ये अभी भी आहूजा परिवार के हेड है, बिना इनके कोई भी फैसला नहीं होता है। चैप्टर 4 खुद को बेलना। इरा अपने बाथरूम से वापस आके अपने मिरर के आगे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें रोने से बिल्कुल ही सूज गई थी, साथ ही लाल भी हो गया था। वो अभी बिल्कुल मुरझाई हुई फूल की तरह लग रही थी। फिर वो अपने वार्डरोब के पास जाती है। जब वो अपने वार्डरोब को खोलती है तो उसमें बहुत ही भड़कीले और रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। उन कपड़ों को देख के उसे याद आता है कि जब वो 12th में थी तब उसे किसी ने बताया था कि इस तरह के कपड़े पहनने से लड़कियां खूबसूरत लगती है, और उसका क्रश भी उसे पसंद करने लगता है। जिस कारण वो कितनी ही बार अपने कपड़ों के कारण हंसी का पात्र रही है, फिर भी वो बस ईशान के लिए वो कपड़े पहनती थी ताकि वो भी उसे पसंद कर ले। खैर, वो उस वार्डरोब को बंद कर उसी के बगल में एक और वार्डरोब है, उसे खोलती है तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन कपड़ा था। ये वो कपड़े थे जो उसे हमेशा से पसंद थे, जिसे वो खरीदती तो थी पर कभी पहनती नहीं थी।
उसमें से एक सिंपल सा ब्लैक टॉप एंड वाइट पैंट लेके चेंज कर लेती है, फिर मिरर के सामने तैयार होने लगती है। जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो खुद को मिरर में देखती है तो उसकी नीली आंखें, दूध सा गोरा रंग, पूरी तरह से ब्राउन हेयर जो उस पर कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे, और उसकी सेक्सी एंड हॉट फिगर जो किसी भी लड़के को उसका दीवाना बनाने के लिए तो काफी था। खुद को देखते हुए इरा बोलती है, अब वैसा कुछ नहीं होगा जो मेरे पिछले जन्म में हुआ था। अब से मैं किसी को खुश करने के लिए कभी भी किसी अपने और खुद को तकलीफ नहीं होने दूंगी। जैसी मैं हूं वैसी ही रहूंगी। ईशान और कबीर भाई, आप दोनों में मुझे और मेरी दी बहुत तकलीफ दी है, उसका हिसाब तो देना ही, जिसके कि मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। कोई भी मुझे दर्द देने से पहले 100 बार सोचे। इस वक्त उसकी आंखों में पहले सिर्फ प्यार होता था, उसमें अब बस नफरत और कुछ करने का जुनून दिख रहा था। वो अपने आप से कहती है, आई एम बैक मेरे प्यारे दुश्मनों, अब मैं तुम्हें असली इरा मलिक से मिलवाऊंगी। पिछली बार भले ही अपने प्यार में अंधी होके कि तुम दुश्मनों के बीच फंस गई थी, लेकिन अब नहीं, अब डार्क मून अपना खेल खेलेगी। एक एविल स्माइल करने लगती है। डार्क मून के बारे में बाद में जानेंगे। जब इरा नीचे जाती है तो वो कृष्णा को डाइनिंग टेबल पर खाना रखते हुए देखती है, इसलिए वो वहीं पहुंच जाती है। कृष्णा जब देखती है कि उसके पास आता रहा है उस तरफ देखती है, तब वो पूरी तरह से हैरान एंड शॉक रह जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब इरा डाइनिंग टेबल के पास आके वो चेयर पे बैठ जाती है। जब इरा देखती है उसकी दी बस सीढ़ियों की तरफ किसी स्टैच्यू की तरह खड़ी है, तो वो सोचती है कि क्या उसकी दी को इतना काम करना पड़ रहा है कि वो अब खड़े खड़े सो रही है। लेकिन फिर वो उसकी आंखों की तरफ देखती है, फिर से सोचने लगती है ये कैसे सो रही। फिर पास पड़ा स्पून उठा लेती, एक जोर की आवाज के साथ वो स्पून जमीन पर गिरता है। उस आवाज से कृष्णा अपने होश में वापस आती है, फिर इधर उधर देखने लगती है तो उसे इरा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई मिलती है। तभी इरा कहती है, दी क्या हुआ, आप बहुत थक गई है क्या जो आप खड़े खड़े सो रही थी। कृष्णा इरा की पहले की बात सुनती है तो उसे थोड़ा सा शौक लगता है, क्योंकि वो उसके बारे पूछ रही थी, क्योंकि जब से कृष्णा में शादी कबीर से हुई थी वो उससे बहुत ही रूखे स्वर में बात करती थी, साथ ही उसके साथ क्या हो रहा है उसे उससे कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जब उसकी दूसरी बात सुनती है तो पानी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगती है। जाहिर है उसे कुछ भी समझ नहीं आया। जब इरा देखती है कि उसकी बहन उसे घूर रही है तो वो भी उसी एटीट्यूड में उसे घूरते हुई बोलती है, क्या है, आप ही तो यहाँ खड़े खड़े सो रही थी, अब आपको गुस्सा आ रहा है। कृष्णा जब इरा की बात सुनती है तो बोलती है, मैं सो नहीं रही थी, मैं बस तुम्हें देख के शौक थी, समझी। इरा कहती, क्यों, क्या मैं कोई एलियन हूँ जो आप ऐसे बोल रही हो। तब कृष्णा कहती है, क्योंकि तुम आज बहुत अलग तरह से तैयार हुई हो। इस पर इरा कहती है, हाँ, क्योंकि मैं अब बदलना चाहती हूँ और उसकी शुरुआत मैंने अपने ड्रेस की है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। कृष्णा इरा के पास आके उसका चेहरा अपने हाथों में लेके कहती है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं तो हमेशा से तुम्हें कहती थी ना, तुम्हें जो पसंद है वो करो, ना कि जो दूसरा तुम्हें कहने को करता है वो करो। हम देखो तो तुम खुद को कितनी प्यारी लग रही हो। इस पर इरा कहती है, दी आपने मुझे तो समझाया, लेकिन आपका क्या, आप भी तो वही कर रही हो ना जो दूसरे आपसे करने को कहते हैं। इस पर कृष्णा बिल्कुल चुप ही जाती है और बात बदलते हुई कहती है, तुम भी ना कहा बातों में लगा दिया, चलो खाना खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है। इरा को पता था कि कृष्णा बात बदलने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी इस बात को यही रहने देती है, क्योंकि जो वो करना चाह रही थी इतनी जल्दी नहीं बदलने वाला था। इसलिए वो भी खाना खाने लगती है। तभी कृष्णा कहती है कि बुआ आ रही है, क्योंकि मुझे अर्जेंटिक सर्जरी के लिए आउट ऑफ टाउन जाना होगा, तो तुम पिछली बार की तरह बुआ को कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, समझी। इस पर इरा सोचने लगती है कि चैप्टर 5 कॉलेज जाना। इरा कृष्णा की बात सुन के सोचने लगती है कि कैसे अपने पिछले जन्म में वह अपनी बुआ की इंसल्ट और उल्टी सीधी हरकत करती थी ताकि वो उसके घर से चले जाए। फ्लैशबैक। सुहानी मित्तल इरा की चचेरी बुआ, इनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उनके पति की मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की, न ही उनके कोई बच्चे हैं। वो इरा और कृष्णा को अपने बच्चे मानती है। शुरू में तो इरा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब वो उससे ईशान से दूर रहने को कहने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि ईशान उसकी बच्ची से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, जिस कारण इरा बार बार हट होती रहती है। वो कैसे अपने भाई की प्रिंसेस को अपने आंखों के सामने इस तरह से देख सकती है, इसलिए वो अपनी बुआ की हमेशा बेइज्जती कर देती थी। कभी कभी तो उनके खाने में छिपकली डाल देना, सोते वक्त लाउड म्यूजिक बजाना, और भी न जाने किया था। इसी टाइम पर जब सुहानी बुआ आई थी तब इरा ने उन्हें उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव किया था और ये तक भी कह दिया था, आप मनहूस हो, तभी तो पहले अपने पति को मार दिया, फिर अपने भाई और भाभी को, और अब आप मेरा ईशान मुझसे छीनना चाहती हो, और भी बहुत कुछ बोला था इरा ने। इरा की इन बातों को सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तब से लेके आज तक लोग उसे ही इसका कारण मानते हैं। इसलिए जब इरा ने, जिसे वो अपना बच्चा मानती है, इतना सब कुछ कहा तो वो पूरी तरह से टूट गई, वहां से चली गई। फिर वो कभी भी मल्लिक हाउस या इरा से नहीं मिली।
और जब कृष्णा को इस बारे में पता चला तो वह इरा बहुत ही गुस्सा हुई और जो भी उनके बीच जरा सी बात होती थी वो भी बंद हो गई थी, और ये एक कारण है कि जब उसकी दी लापता हो गई थी उससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था उसके साथ किया हुआ। प्रेजेंट टाइम इरा इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई ही अपना नाश्ता कंप्लीट करती है। कृष्णा इरा को उसे दवाई खिला के चली जाती है। इरा सोचती है इस बार वो अपनी बुआ से मिसबिहेव नहीं करेगी, साथ ही अपनी गलतियों की माफी भी मांगेगी। अगर उसकी बुआ उससे कोई भी सजा दे गई वो चुपचाप उसे करेगी। इरा फिर कहती है बुआ तो रात में आएगी। फिर वो टाइम देखती है तो सुबह के 10:36 हो रहे थे, तो सोचती है कॉलेज ही चली जाती हूँ। फिर वो अपने रूम में तैयार होके नीचे आती है। वो बहुत सी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की नी लेंथ फ्रॉक जिसमें में व्हाइट रोजेस बने थे, हाथों में व्हाइट लिमिटेड वॉच, पैरों में ब्लैक हिल्स, आंखों में काजल और होठों पे पिंक लिपस्टिक, अपने ब्राउन बालों को नीचे से थोड़ा सा काल किया। वो क्यूट और हॉट दोनों ही लग रही थी। फिर वो अपने गराज में से अपनी स्पोर्ट कार निकलती है और चल पड़ती है अपने कॉलेज। इन द कॉलेज माँ कॉलेज ये मुंबई ही टॉप रेटेड कॉलेज है। यहाँ सिर्फ अमीर घराने या टॉप स्कॉलरशिप बच्चे ही आ सकते हैं। ये न सिर्फ बिजनेस कॉलेज है बल्कि यहाँ उधर एक्टिविटी भी होती ही ताकि यहाँ के बच्चे हर एक फील्ड में अपनी पहचान बना सके। इरा अपनी स्पोर्ट कार से कॉलेज पहुंचती है तो देखती है कि अभी बहुत ही कम बच्चे कैंपस में दिख रहे हैं क्योंकि अभी फर्स्ट पीरियड का समय था। वो अपनी कार को पार्किंग में पार्क करने जाती है तो देखती है सारी जगह फुल है, बस 2 करों के बीच एक जगह है जहां वो पार्क कर देती है। वो ये भी ध्यान नहीं देती वहां पार्क करना मना है क्योंकि भी उसे उसकी पिछली जन्म की ये बात याद नहीं थी क्योंकि वो 5 साल पीछे आया है, इसलिए ये छोटी सी बात भूल गई। देखते हैं कि उसके इस भूल का क्या परिणाम निकलता है। इरा कॉलेज ग्राउंड में आती है, सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। एक लड़का, यार ये कौन है, कितनी खूबसूरत है यार। उसी से बगल में खड़ा दूसरा लड़का, अरे ये तो देखी देखी सी लग रही है पर याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी तो बहुत ही क्यूट है। तभी एक लड़की जो वही खड़ी थी उन दोनों की बात सुन के कहता है बेवकूफो वो इरा है क्या। दोनों लड़के एक साथ चिल्लाते हैं जिससे आसपास जो स्टूडेंट इरा तो देखने सॉरी तारने में बिजी थे वो सभी होश में आते हैं। स्टूडेंट इरा को गौर से देखते हैं तो तब इन्हें पता चलता है कि ये इरा ही है। कॉलेज के लगभग सभी स्टूडेंट इरा को जानते थे। इसकी कुछ वजह थी। पहला सभी को पता था वो ईशान के पीछे पागल, किसी भी लड़की को वो उसके साथ देखती थी तो उस लड़की को बहुत सुनती थी। दूसरा, एक बार जब क्यारा सीढ़ियों से गिर गई थी तब इरा वही थी। सबको लगा इरा ने ही क्यारा को सीढ़ियों से गिराया था और इसके के लिए कबीर ने उससे सबके सामने थप्पड़ भी मारा था। जब उससे पता चला था कि क्यारा सीढ़ियों से गिर गई है, उससे इरा न गिरिया, तब वो अपने मीटिंग को छोड़ के आया था। अपनी बहन की ऐसी हालत देख के उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ था। तीसरा, वो हमेशा ऐसे कपड़े पहनती जो उससे सबसे अलग बनाती थी। चौथा, वो भले ही अपने स्किल दुनिया से छुपाती थी पर वो अपने पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस थी। इसका कारण भी शायद ईशान ही था क्योंकि जब वो छोटी थी तब वो ज्यादातर ईशान के साथ ही पढ़ाई करती थी, इसलिए वो हमेशा टॉप करती है। और भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिसके कारण वो कॉलेज में कुछ ज्यादा ही फेमस है। लोगों को बस उसका मजाक बनाने का मौका मिलना चाहिए जो वो हमेशा ही करते हैं। लेकिन आज सभी स्टूडेंट उसे इस लुक में देख के तो जैसे पागल ही हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस तरह से भी देख सकती है क्योंकि वो हमेशा ही अपनी रियल ब्यूटी को छिपाती आई है। इधर इरा उन स्टूडेंट्स के इग्नोर कर कैंटीन में जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसका फर्स्ट लेक्चर अभी चल रहा है जो आधे घंटे तक और चलेगा, इसलिए वो तब तक कैंटीन में रुकने का फैसला करती है। कैंटीन में अभी कोई नहीं था इसलिए वो जिस पर 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं वो बैठ जाती है और अपने फ्रेंड को मैसेज कर उसे भी कैफेटेरिया आने को बोल देती है। करीब आधे घंटे बाद कोई इरा के आंखों को बंद कर बोलता है, जान बोलो कौन है। इस पर इरा बोलती है, मुझे इस कॉलेज में जान बोलने वाला कौन होगा तेरा अलावा मेरी इश्यू। इस पर ईशानी उसके आगे आते बोलती है, जान मैं तुझसे नाराज हूँ, तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। इस पर इरा कुछ कहती कि तभी एक आवाज आती है कि वो हमें क्यों कुछ बताएगी, आखिर हम है कौन। इसके इतना कह वो भी ईशानी के साथ खड़ा हो जाता था। इरा कुछ बोलती कि फिर एक आवाज आती है, गाइस तुम लोग पहले इरा को तो देखो यार, क्या कयामत आज लग रही है। इस पर इरा के सभी दोस्त उसे देखने लगते हैं कि तभी मनन कहता है, ओह माय गॉड, क्या जो मैं देख रहा हूँ वो तुम सब भी देख रहे हो। उसकी बात पर एक और लड़का जो इरा के पीछे की खड़ा था, यस ब्रो आज तो हमारी इरू सच में पटाखा लग रही है। इस बात पर इरा अपने पीछे खड़े लड़के के पेट में मरती है और बोलती है, नील अगर तूने फिर से मेरे साथ फ्लर्ट की न तो तेरा जो सीक्रेट है सबको बता दूंगी। इस पर नील बोलता, नहीं नहीं इरू तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तू तो जानती है न मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो पांचों उस टेबल पर बैठ जाते हैं। तो चलिए मैं इन सब का इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ।
ईशानी मल्होत्रा ये कौन है? ये तो मैंने बात ही दिया था। ईशानी जब 5th क्लास में थी तब ये इरा से मिली थी, तब से ही दोनों बेस्टी है। पिछली लाइफ में ईशानी इरा के साथ रहने के लिए उसी की सेक्रेटरी बन गई थी। मनन माथुर इसके डैड एक सीबीआई ऑफिसर है। ये अपने ग्रुप के सबसे क्यूट बॉय है। मोनी रॉय ये रॉय खानदान की एक लौटी लड़की है। ये लड़का हो या लड़की सभी से फ्लर्ट करती है। नील खन्ना इसके डैड भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इसका भाई भी इसी कॉलेज में ईशान के साथ पढ़ता है। साथ ही उसका दोस्त भी है जो अभी अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन नील को बिजनेस में नहीं बल्कि सिंगिंग में अपना करियर बनाना है। और हाँ, इन सब का एक सीक्रेट है जो आगे कहानी में जानेंगे। 6 फ्रेंड एंड फ्लैशबैक। इरा और उसके फ्रेंड उस राउंड शेप टेबल पर बैठ जाते हैं। ईशानी कहती है, जान तू आज कुछ अलग रही है, तू तो आज कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही है। इस पर इरा कहती है, क्यों तुझे मैं ऐसे पसंद नहीं आ रही? नहीं नहीं, तू तो जानती है चाहे तू कुछ पहन, तू हमेशा मुझे सबसे प्यारी लगती। ईशानी क्यूट सा फेस बना के कहती है, स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। इस पर इरा उसे अब कुछ नहीं कहती है, सभी की ओर देख के कहती है कि अब से मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं जाती हूँ, मेरी वजह से तुम सब की बहुत इंसल्ट हुई है, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अपनी पिछली लाइफ की घटना याद आ जाती है। उसकी पिछली लाइफ में उसके इस दोस्तों को कितनी तकलीफ हुई थी उसकी वजह से। वो वजह मैं जब उसकी पिछली लाइफ के बारे में लिखूंगी तब बताऊंगी। फिर भी इन्होंने कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ा। जब इरा के फ्रेंड देखते हैं कि इरा रो रही है तो सब घबरा जाते हैं। नील कहता है, तू तो हमारी जान है, तेरी वजह से कभी भी हम शर्मिंदा नहीं होते हैं। उसकी हमें हाँ मिलते हुई मनन कहता है, बड़ी तू तो मेरी ताकत है ना, फिर तू ऐसी बात क्यों बोल रही है? और हाँ प्लीज बड़ी रोना बंद कर दे। उसे इरा को रोते देख उसकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इरा जब देखती है सब उसके लिए घबरा रहे हैं और मनन रो रहा है तो वो अपनी आंसू को बड़ी मुश्किल से रोकती है और मुस्कुराते हुई कहती है, तुम लोग भी ना, में जरा सा रोकिया दी कितना घबरा गए। और मनन के पास जाके उसे गले लगा लेती है और बोलती है, बड़ी तुम तो छोटे बच्चे होते जा रहे हो, देखो को कैसे रो रहे हो। वो उसके फेस को देखते हुए कहती है, क्योंकि वो जानती थी ये भले ही हर एक चीज में स्मार्ट हो लेकिन वो दिल से अभी भी बच्चा ही है। खासकर उसके सामने तो वो बिल्कुल ही बच्चा बन जाता है, क्योंकि मनन जानता है इरा भले ही दुनिया के लिए कैसी हो पर उसके और उसके फ्रेंड के लिए वो बहुत ज्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव रहती है। जब मोना देखती है कि सब इतने इमोशनल हो रहे हैं तब वो कहती है, यार तुम लोग को देख के लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि देखो तो 4 बच्चों के बीच एक बड़ी लड़की क्या कर रही है। यार कुछ तो मेरी इमेज का ख्याल रखो, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? सब उसकी बातों पर सब उसे घूरने लगते हैं और एक साथ ही सभी के हंसने की आवाज आती है। फिर सब बैठ के अपना लंच एंजॉय करते हैं। इरा अपने मन में कहती है, थैंक यू गॉड जी मुझे दूसरा चांस देने का, अपने इस लाइफ में अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर बाद जब उनका लंच हो जाता है तो तब सब कैंटीन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक जगह बहुत भीड़ है। तब ईशानी के कहती है, ये इतनी भीड़ क्यों है, चलो देखते हैं। फिर सब उस तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर नील एक लड़के से पूछता है कि क्या हो रहा है। तब वो लड़का कहता है, हमारे कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट आई ट्रांसफर हो के और पैंथर ग्रुप उससे परेशान कर रहे हैं और उसी ने सभी स्टूडेंट को यहाँ बुलाया है, बोला है वीडियो बनाने के लिए। इधर पैंथर ग्रुप जिनमें 5 लोग थे, सूरज, करीना, शुभम, हिना, अनुज, जिसमें सूरज उस ग्रुप का लीडर था, वो भी काफी अमीर और हैंडसम था, लेकिन इसके साथ ही काफी अयाश किस्म का लड़का था जिसे हर दिन नई लड़कियां की जरूरत होती थी। पैंथर ग्रुप कमजोर स्टूडेंट को हमेशा बुली किया करता था। वो सभी अमीर फैमिली से था, यहाँ पर हमेशा ही पुअर फैमिली के बच्चे को टारगेट किया जाता था। अभी उसकी नज़र इस न्यू स्टूडेंट पर पड़ी क्योंकि ये कभी ज्यादा सुंदर थी। सूरज उस लड़की के पास जाके कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन नहीं, मैडम को तो नखरे दिखाने थे। अब देखो कैसे मैं तुम्हें सबके सामने जलील करता हूँ, तब तुम्हारा घमंड उतरेगा। और उसका बैग छीन के फेंक देता है। तभी करीना जो उस नई स्टूडेंट की खूबसूरती से जलती थी वो उसके पास जाती है और उस पर पानी की बोतल से सारा पानी उसके ऊपर डाल देती है और कहती है, बहुत घमंड है न तुम्हें अपनी खूबसूरती का। और इसी के साथ उसके बोलों को पकड़ नीचे गिर देती है। वो लड़की गिरने के डर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन जब उससे किसी चोट का एहसास नहीं होता है तो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसे किसी में पकड़ रखा है, वो और कोई नहीं इरा होती है। जब नील ने उस लड़के के पूछा था कि क्या ही रहा है, तभी इरा को कुछ याद आता है कि पिछले लाइफ में जब इरा अपने इंसिडेंट के बाद होश आया था तब। फ्लैशबैक। इरा जब अपने घर जाते समय वो कृष्णा से पूछती है, दी क्या ईशान आया था मुझसे मिलने? क्योंकि इरा 5 दिनों से बेहोश थी इसलिए वो ईशान के बारे में पूछती है। उसके बाद पे कृष्णा कहती है, बच्चा मैं कितनी बार तुझे समझाया है कि वो तुझे प्यार नहीं करता, इसलिए तो तेरे से मिलने भी नहीं आया। तब इरा गुस्से से कहती है, दी बार बार एक ही बात बोलने से आपका मन नहीं भरता? रही बात उसके न आने की तो शायद कोई काम हो इसलिए नहीं आया होगा। ईशान नहीं आया तो क्या हुआ, मैं ही चली जाऊंगी उससे मिलने।
उसकी बातों से कृष्णा काफी हट होती है, इसलिए फिर वो कुछ नहीं बोलती है। इरा घर आके फ्रेश होके बिना अपनी दी मिले ही ईशान के पास चली जाती है उससे मिलने। वो जानती थी कि इस समय ईशान अपने कंपनी में होगा, सो वो सीधे कंपनी चली जाती है। कंपनी में सब उससे जानते थे क्योंकि वो अक्सर यहाँ आती थी, लेकिन कोई भी उससे पसंद नहीं करता था क्योंकि सबको पता था कि इरा उसके बॉस के लिए पागल है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। सभी को लगता था कि इरा उनके बॉस और क्यारा के बीच आ रहे हैं। उन्हें क्यारा बहुत पसंद थी क्योंकि वो हमेशा सबसे प्यार से बात करती थी, वो बिल्कुल एक डोल की तरह थी। जब इरा ईशान के केबिन के पास आती है तो वो बिना नॉक किए ही अंदर आ जाती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देख के उसके आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों ही आ जाते हैं। 7 फ्लैशबैक कंटिन्यू। इरा ईशान की कंपनी जाती है। उसे पता था कि ईशान का केबिन कौन से फ्लोर पर है क्योंकि वो अक्सर यहाँ आती है। उसे लगता है ऐसा करने से ईशान का ध्यान अपनी ओर खींच पाएगी। इरा ईशान के केबिन के सामने जाके खड़ी हो जाती है, फिर खुद को थोड़ा मोटिवेट करती है क्योंकि उसे पता था इस तरह बिना बताए उसकी कंपनी में आना ईशान को जरा भी पसंद नहीं। उसे हमेशा इस चीज के लिए सुनता है, इसलिए वो खुद को हिम्मत दे रही थी। इरा एक गहरी सांस लेके केबिन का डोर ओपन करती है। वो कभी भी नॉक नहीं करती थी। जब इरा डोर ओपन कर अंदर जाती है तो देखती है कि ईशान शर्टलेस है और क्यारा उसकी गोद में बैठी है। उन दोनों की इस तरह की पोजीशन देख के उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगता है। इरा गुस्से से क्यारा और ईशान के पास जाके कहती है ये क्या हो रहा है। उसकी बात पर क्यारा जल्दी से ईशान के गोद से उठती है। वो कुछ कहती कि उससे पहले ही ईशान कहता है इरा से, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें बार बार बताना होगा कि मेरी केबिन के अंदर आने से पहले नॉक किया जाता है? तुम्हारी वजह से मेरा प्राइवेट मोमेंट बर्बाद हो गया, अब खड़ी क्या हो जाओ यहाँ से। इरा उसकी बातों से बहुत हट होती है, लेकिन फिर भी वो ईशान से कहती है ईशान तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हें पता था ना मैं एक्सीडेंट हुआ था। उसकी बात पर ईशान कहता है मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम पर वेस्ट करूँ, सो जस्ट गो, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। उसकी बात पर इरा ईशान और क्यारा को एक बार देख के तेजी से वहां से निकल जाती है। जब वो नीचे जाती है एम्प्लॉय उससे देख रहे थे, तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है मुझे तो पहले से पता था ये रोके ही आएगी, इसलिए तो इसे नहीं बता कि बॉस और क्यारा मैडम एक साथ है। इतना कह हंसने लगती है। उसके साथ ही बाकी के एम्प्लॉय इरा उनकी बातों को सुनती तो है लेकिन कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि अभी वो ईशान की बातों से बहुत हट थी, वरना कोई उसके बारे में बोले और उसे वो ऐसे ही नहीं छोड़ती थी। इरा वहां से सीधे कॉलेज जाती है। कॉलेज में अभी सभी क्लास अटेंड कर रहे थे, इसलिए वो सीधे टेरेस पर जाती है और एक खाली जगह बैठ जाती है। वो जब भी दुखी होती थी या रोना होता था वो यही आती थी क्योंकि वो कभी भी अपने इमोशन दूसरों के सामने जल्दी शो नहीं करती है। बस कुछ ही लोग होंगे जिसने उसे रोते हुए देखा होगा। वो भी वहां बैठी ही थी कि उसे किसी की रोने की आवाज आती है, इसलिए वो उस आवाज की दिशा में जाती है। देखती है एक लड़की अपने घुटनों को मोड़ के उसमें अपना चेहरा छुपा के रो रही है। इरा उसके सामने बैठ जाती है और बोलती है ये क्या हुआ, तुम रो क्यों रही है? उसकी बात पर वो लड़की अपना सिर उठती है। इरा देखती है कि उस लड़की को बेहती बुरी तरह से मारा गया है, उसके सिर से खून बह रहा है, उसके गालों पे उंगलियों से निशान है, रोने से उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई है, उसके बाल पूरे बिखरे हैं, कपड़े भी कई जगह से फट गए हैं। इरा उस लड़की की हालत देख के बोलती है तुम्हारे साथ ये सब किसने किया और तुम हो कौन? मैंने आज से पहले तो तुम्हें नहीं देखा। उसकी बात पर वो लड़की इरा की तरफ देखती है, एक पल को तो देखती थी रह जाती है क्योंकि भले ही इरा ने अजीब कपड़े पहने थे लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक डोल की तरह था। इसके गाल इतने सॉफ्ट देख रहे थे कि उसे उसके गाल छूने का मन हो रहा था। फिर वो इरा बातों से होश में आती है और बोलती है मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम अविका है, मैं 2 दिन पहले ही ये कॉलेज ज्वाइन किया है। लेकिन आते ही इतना कहती ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इरा पूछती है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? इस पर अविका कुछ नहीं कहती है, बस रोती रहती है। इरा उसको रोने से रोकने के लिए कहती है देखो तुम्हें इस तरह नहीं रोना चाहिए, वरना अगर बाढ़ आ जाएगी तो मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। उसकी बात पर अविका हैरानी से उसकी तरफ देखती है और बोलती बाढ़ क्यों आएगी, यहाँ तो पास में समुद्र भी नहीं है। तो इरा कहती है अरे तुम जो इतना रो रही हो तो क्या बाढ़ नहीं आएगी? देखो तो कैसे तुम गंगा जमुना बहा रही हो। इतना कह वो हंसने लगती है। उसकी बातों पर अविका भी थोड़ा स्माइल करने लगती है। तब इरा कहती है तुम स्माइल करते हुए बहुत प्यारी लगती हो, चलो अब तो कॉलेज भी बंद हो जाएगा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। तब अविका कहती है मैं हॉस्टल में रहती हूँ। इरा उसे उसके हॉस्टल ड्रॉप कर कहती है खुद को स्ट्रांग बनाओ वरना लोग तो है ही तुम्हें परेशान करने के लिए।
इरा अगले दिन भी बस अविका से मिलकर कॉलेज से आ जाती है क्योंकि वो अभी अपने फ्रेंड्स से नाराज थी। जब अगले दिन इरा कॉलेज जाती तो वो अविका को पूरे कॉलेज में ढूंढती है, लेकिन उसे अविका कहीं नहीं मिलती है। इसलिए वो उसके हॉस्टल पहुंचती है, लेकिन वो वहां भी नहीं होती है। घर आकर वो किसी को इस बारे में पता करने को बोलती है। तब उसे पता चलता है कि पैंथर ग्रुप के लोगों ने उसे कल बहुत परेशान किया, साथ ही उसका वीडियो भी बनाया था जिसके थ्रू उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए अविका ने सुसाइड कर लिए और कॉलेज वालों ने इस न्यूज को दावा दिया। उसके आगे का फ्लैशबैक बाद में कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट टाइम। इरा को याद आता है कि यही वो टाइम था जब पैंथर ग्रुप ने अविका को इतना परेशान किया कि उसने सुसाइड कर लिया। इसलिए वो सीधे उस भीड़ में चली जाती है और देखती है करीना ने अविका के बालों को बड़ी बेरहमी से पकड़ा है और उसे नीचे फेंक रही है। इसलिए वो जल्दी से अविका को पकड़ लेती है। इरा अविका से पूछती है, अवि क्या तुम ठीक हो? पहले तो अविका हैरान हो जाती है, कोई उसे बचाने आया और उसका नाम भी जनता था, लेकिन वो अभी इस बात पर ज्यादा जोर नहीं करती है, बस अपना सिर हिला देती है। चैट पैंथर ग्रुप की धुलाई। अब आगे। पैंथर ग्रुप के मेंबर जब देखते हैं कि अविका को किसी ने गिरने से बचा लिया है तो उस इंसान को देख अपनी पलकें झपकना ही भूल जाते हैं कि तभी एक थप्पड़ की आवाज से सब अपने होश में आते हैं। सभी देखते हैं करीना नीचे जमीन पर गिरी हुई है और उसके होठों से खून निकल रहा है। सब सामने देखते हैं। वो सभी एक पल के लिए डर जाते हैं क्योंकि इरा बिल्कुल अभी एक हेल क्वीन की तरह लग रही थी। उसके अंदर से बहुत ही डरावना ऑरा निकले रहा था जिससे सभी न चाहते हुए सभी डर रहे थे। इरा का आंखों में तो गुस्सा था, लेकिन होठों पर अजीब सी स्माइल थी जो उसे डरावना और ब्यूटीफुल दोनों बना रहा था। इरा अपनी गुस्से से भरी आंखों से वहां खड़ी थी। ये थप्पड़ भी उसी ने मारा था क्योंकि जब अविका को गिरने से बचाया था तब उसने उसके गालों पर उंगलियों से निशान देखे थे, जिसे देखकर उससे पिछली लाइफ अविका के साथ क्या हुआ था याद आ गया और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं पाए। पैंथर ग्रुप के मेंबर जब करीना की ऐसी हालत देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तब शुभम जो उसी ग्रुप का मेंबर था वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने सीनियर पर हाथ उठने की? क्या तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़ी हो? उसी के बगल में खड़ा उसका दोस्त जो उसी ग्रुप का हिस्सा था वो बोलता है, लगता है बहुत पढ़ निकल गए हैं तुम्हारे, इसलिए तो हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रही हो। तभी सूरज जो उस ग्रुप का मेंबर होता है वो बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं और तुम्हें इस चीज के लिए पुनिशमेंट न दूं तो तुम्हें सबके सामने मुझे किस करना होगा। और एक क्रैपी स्माइल करने लगता है। वहां पे मौजूद सभी लोग इरा को दयाभाव से देखने लगते हैं क्योंकि सभी जानते हैं इरा के ऐसे करने से वो पूरी कॉलेज में बदनाम हो जाएगी, क्योंकि पैंथर ग्रुप इरा को यही नहीं छोड़ेंगे। वही इरा के फ्रेंड्स भी वही थे, बट उनके मन कुछ और ही चल रहा था। मनन कहता है, बड़ी के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, अब तो भगवान ही बचाए इस ग्रुप और खासकर इसके लीडर को। उसकी बात परेशानी। नील, मोना सभी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। इधर अविका जब उन लोगों की बातें सुनती है तो डर जाती है और इरा के पास आके कहती है, प्लीज तुम मेरी वजह से इन लोग से मत उलझो। इरा जो तब से पैंथर ग्रुप की बातों को सुन रही थी वो अविका की बात पर कहती है, डोंट वरी। फिर मोना से कहती है कि अविका को यहाँ से ले जाए। उसकी बात पर मोना अविका लो अपने ग्रुप के पास ले जाती है। तब अविका कहती है, ये क्या कर रही हो? तुम्हें अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए और तुम उसकी बात पर ईशानी कहती है, हे न्यू स्टूडेंट, तुम बस शो देखो और जान की फिक्र मत करो। और उसके आगे चिप्स का पैकेट बढ़ा देती है और ऐसे रिएक्ट करती है जिससे सच में कोई शो देख रही है। इधर पैंथर ग्रुप के लोग जब अविका को वहां से जाते हुए देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे इरा उनकी बेइज्जती कर रही है, जो कि सच भी है। करीना जिससे अभी इरा ने थप्पड़ मारा था वो अपना बदला लेने के लिए एक स्टूडेंट के हाथों से जूस छीन के इरा पर फेंक देती है, लेकिन इरा ने टाइम रहते ही उससे जूस को अपने पर गिरने से पहले ही वहां से हट गई थी। अब तक इरा ने अपने गुस्से को जो संभाल के रखा था वो अब फूट पड़ता है, इसलिए वो अपनी जगह से तेजी से जाते हुए फिर से करीना को थप्पड़ मार देती है, जिससे वो फिर एक बार जमीन पर गिर जाती है। उसकी इस हरकत से पैंथर ग्रुप का एक लड़का उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो इरा तक पहुंचता उससे पहले ही इरा उसके प्राइवेट पार्ट में मरती है। उससे तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो बस अपना प्राइवेट पार्ट को पकड़ जमीन पर धराशायी हो जाता है। इरा की इस हरकत से तो वो ग्रुप सदमे में ही आ जाता है, लेकिन अब तो इज्जत का सवाल था इसलिए सब एक साथ ही उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उन सब अपनी तरफ आता देख इरा परेशान नहीं होती है, बल्कि उसे होठों पर एक इविल स्माइल आ जाती है। 5 मिनट के अंदर पैंथर ग्रुप के सभी मेंबर जमीन की धूल चाट रहे थे। आखिर हमारी इरा ब्लैक बेल्ट के अलावा भी कई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी है, उसके लिए तो बस ये बच्चा का खेल था। इरा इविल स्माइल के साथ अपने एक घुटने पर बैठती है और सूरज के बाल पकड़ के कहती है, चू चू चू, क्या हुआ सीनियर? जमीन कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है, जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। हाँ, और उसके बालों तो जोर से खींच देती है जिस सूरज की एक चीख सुनाई देती है, क्या हुआ अब किस नहीं चाहिए तुम्हें? बहुत शौक ही ना वीडियो बनाने का, एक वीडियो में बनाएगी वो भी तुम सभी का, इतना बोल। वो खड़ी हो जाती है फिर मनन से बोलती है,
बड़ी जरा अपना कैमरा तो लाना। उसकी बात पर मनन अपना कैमरा जो वो हमेशा लेके आता था वो अपना कैमरा इरा को पकड़ा देता है। फिर इरा वही पास में खड़े लड़के को बुलाती है। वो लड़का डरते हुए इरा के पास जाता है, बोलता है यस मैम। इरा देखती है कि वो लड़का तो खड़े खड़े कांप रहा है तो बोलती है रिलैक्स किड, डर क्यों रहे हो, तुम्हें बस इसके कपड़े उतारने हैं और कुछ नहीं। वो सूरज की तरफ देख के इशारा करती है। क्या नो मैम, मुझसे नहीं होगा, वो लड़का डरते हुए बोलता है। तब इरा कहती है देखो किड, आई एम योर सीनियर सो तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना। इतना कह उसकी तरफ डेविल स्माइल से देखने लगती है। वो लड़का उसकी स्माइल देख के मन में सोचता है ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया, ये देखने में क्यूट है लेकिन इसकी स्माइल डेविल क्वीन जैसी है। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो शायद उन लोग के साथ मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वो पैंथर ग्रुप से सभी लड़कों के कपड़े उतार देता है। उन सभी तो इतनी मार पड़ी थी कि वो रोक भी नहीं पाता है। सभी लड़के बस बॉक्सर में ही वहां होता है जिस कारण उन लोग को शर्म आ रही थी। इरा उन सभी का वीडियो बना के कहती है अगर आज के बाद तुम लोग ने किसी के भी साथ बदतमीजी की या किसी को फिर से परेशान किया तो ये वीडियो सारी सोशल मीडिया पर होगी। वहां मौजूद स्टूडेंट इरा की फाइटिंग स्किल और इतनी दबंग पर्सनैलिटी देख के उसके फैन ही हो गए थे। चैप्टर 9 अब मुझे उससे से कोई मतलब नहीं है। इरा और उसकी टीम एक बार फिर से कैंटीन में बैठे थे लेकिन इस बार 5 की जगह 7 लोग थे। नील कहता है मुझे न्यू गर्ल का तो पता है, उससे अभी हमारी सपोर्ट की जरूरत है इसलिए हमने उसे अपनी टीम में शामिल किया हुआ है, लेकिन तुम क्यों हमारे साथ बैठे हो। ये बात उसने एक लड़के की तरफ देख के कहा क्योंकि बिन बुलाए मेहमान की तरह उनके साथ बैठा है। उसकी बात पर वो लड़का कहता है क्या करूँ, आप सब के कारण में भी अब पैंथर ग्रुप का दुश्मन बन गया। इरा मैम ने भले ही उन्हें धमकी दी है लेकिन वो फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, सबसे पहले मुझे ही अपना निशाना बनाएंगे इसलिए मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगा, कह के वो रोने जैसा चेहरा बना लेता है ताकि ये लोग उससे अपनी टीम से न निकले। ये वही लड़का है जिसने पैंथर ग्रुप के बॉज के कपड़े उतारे थे। ईशानी कहती है ठीक है अब तुम दोनों अपना इंट्रोडक्शन दो। वैसे इरा तो पहले से ही अविका के बारे में जानती थी लेकिन वो चुप रही वरना वो कैसे बताती, पहले ही दिन मिलके वो उसके बारे में सब जानती है। अविका कहती है मेरा नाम अविका है, मैं 2 दिन पहले ही ट्रांसफर लेके इस कॉलेज आई थी और मेरे साथ इतना कह वो चुप हो जाती है। ऑलराइट इतना काफी है, आज से तुम मेरी ग्रुप में रहोगी। ये बात सुन के उसके सभी फ्रेंड हैरान हो जाते हैं क्योंकि इरा अपने ग्रुप में आज से पहले किसी को नहीं लिया था। वो सारे तो बचपन के दोस्त हैं इसलिए साथ रहते हैं लेकिन पहली बार किसी अनजान को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था। इरा जानती थी कि उसके फ्रेंड उसके डिसीजन से हैरान जरूर होंगे लेकिन वो अविका के साथ पिछली बार की तरह कुछ नहीं होने देंगी इसलिए उसने ये फैसला लिया है। क्या मैं आप लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ, और हाँ मेरा नाम मानक है, कह के वो अपना हाथ बढ़ता है लेकिन कोई भी उसका हाथ नहीं पकड़ता है। मनन कहता है बड़ी हमारी ग्रुप की लीडर है इसलिए उससे पूछो। मानक इरा के पास जाके कहता है बॉस आई एम वेरी टैलेंटेड, अगर मैं आपके ग्रुप में रहूंगा तो आपको काफी फायदा होगा। वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इंटरव्यू देने आया हो और उसे पूरा बिलीव हो उसे तो ये जॉब मिल ही जाएगी। नॉट इंटरेस्ट इरा इतना कह उसे वहां से जाने को कहती है। उसने अविका को इसलिए अपनी ग्रुप में शामिल किया था क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है वरना वो किसी को भी अपने ग्रुप में शामिल न करे, उसे जल्दी किसी पर भी बिलीव नहीं होता है। मानक वहां से चलते हुए सोचता है मैं जल्दी ही आपकी टीम में शामिल हो जाऊंगा बॉस, जस्ट वेट फॉर मी। इधर इरा और उनके फ्रेंड्स बात कर रहे थे तभी मोना कहती है ये देखो, कहके का अपना फोन सभी को दिखाने लगती है। उसमें एक वीडियो प्ले हो रहा था, वो कॉलेज फोरम पर अपलोड हुआ था। ईशानी कहती है जान तू तो फेमस हो गई क्योंकि वो वीडियो इरा ने जब पैंथर ग्रुप को धोया था तब की था। इसमें अविका के साथ मिसबिहेव से लेकर तब तक की थी जब इरा ने उन्हें मार मारकर उठने लायक नहीं छोड़ा था। इस वीडियो में उनकी बिना कपड़ों की वीडियो नहीं थी क्योंकि कोई भी उस वीडियो को नहीं बना पाया था। इरा ने सभी का कैमरा बंद कर देने को कहा था इसलिए वो वीडियो बस इरा के पास ही है। वो सभी उस वीडियो के बारे में बात कर ही रहे थे कि फिर से कॉलेज में शोरगुल शुरू हो गई। इरा इरिटेट होकर कहती है क्या आज किसी को क्लासेस नहीं करनी है, जो इस तरह से चिल्ला रहे हैं, सभी ऐसा चिल्ला रहे हैं जिसे कोई सेलिब्रिटी आने वाला है। ईशानी कहती है वो जिस लिए चिल्ला रहे हैं वो किसी सेलिब्रिटी से कम भी तो नहीं है, वैसे भी तू भी तो इसलिए आए है वरना तेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, 2 दिन से बेहोश थी और होश आते ही सीधे कॉलेज आए है, सिर्फ और सिर्फ भाई के लिए ही तो आए है। इरा मन में सोचती है क्या इसके भाई के मतलब ईशान, उसका नाम सोचते ही उसे फिर से वही तकलीफ याद आ जाती है। ईशान ने उसे दिए थे, कितनी बार उसे समझाया था कि उसने कुछ नहीं किया लेकिन उसने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। खैर उसने कब उस पे भरोसा किया था। इरा अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहती है अब मुझे तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है और कॉलेज भी उसके लिए नहीं आई हूँ, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे कुछ बुक परचेज करने हैं।
इतना कह वो वहां से जाने लगती है। उसके पीछे ईशानी, जो अभी तक इरा के बातों से शॉक थी कि आखिर इस लड़की ने आज ऐसा क्या खा लिया था, वो आज सभी को शॉक दे रही है। फिर वो अभी इन ख्यालों को दरकिनार कर इरा के पीछे जाती है कि तभी इरा कहती है, इशू अभी नहीं, मुझे कुछ काम है। इतना कह वो तेजी से चली जाती है। अभी भी उसके फ्रेंड शॉक में रहते हैं। अविका उन सब हालत देख के कहती है, क्या हुआ तुम सबको? उसकी आवाज से सभी नॉर्मल होते हैं। अविका पूछती है, क्या तुम लोग मुझसे भी शेयर करोगे कि आखिर अभी क्या हुआ जो तुम सब ऐसे शॉक हो? वो भाई से बचपन से प्यार करती आ रही है। जब से उसने प्यार का मतलब जाना है, भाई से ही प्यार किया है। लेकिन भाई को कभी भी इरा के प्यार की कदर नहीं थी। लेकिन फिर भी ये पागल उनके पीछे पड़ी रहती थी, चाहे जो हो जाए। लेकिन आज इसने कहा उसे भाई से कोई मतलब नहीं है। ईशानी इतना कह किसी सोच में गुम हो जाती है। उसकी बात पर अविका कहती है, ये तो अच्छी बात है न, जब तुम्हारा भाई इरा से प्यार ही नहीं करता तो इरा क्यों अपना टाइम वेस्ट करे। मैं भी यही चाहती हूँ कि इरा भाई के पीछे अब न जाए, लेकिन इसकी जिद भी अच्छी तरह जानती हूँ। जरूर इरा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो ये बात बोल रही है। मनन कहता है, आज तो हमारी क्लास भी नहीं है, अब क्या करे, क्योंकि बड़ी तो 3 घंटे से पहले आएगी नहीं हम। अविका कहती है, चलो वही चले जहां सभी बच्चे जा रहे हैं। नहीं, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, उसकी वजह से हमेशा बड़ी को मैंने सैड ही देखा है। इतना कह वो अजीब अजीब सी शकल बनाने लगता है और उसकी ऐसी शकल देख के इसके फ्रेंड हंसने लगते हैं। चैप्टर 10 फुटबॉल मैच। इरा लाइब्रेरी की तरफ जा रही कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो जिससे टकराई थी उस लड़की की बड़ी और काली खूबसूरत सी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी की तरह होठ, काले और सिल्की से कमर तक लहराते बाल, मासूम सा चेहरा, उस पर उसकी इनोसेंट सी स्माइल। ये थी क्यारा आहूजा। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कोई 2 साल की मासूम बच्ची हो जिससे दुनियादारी का कुछ पता नहीं है, कब किसे क्या बोलना चाहिए वो भी नहीं पाता। लोग उससे प्योर प्रिंसेस की तरह मानते हैं। इरा अपने सामने क्यारा को देख के उसकी आंखें सख्त हो जाती है। उसे इग्नोर करते हुए वो वहां से जाने लगती है। तभी क्यारा कहती है, दी मुझे आपसे बात करनी है। डोंट कॉल मी दी, मैं तुमसे बस 2 दिन ही बड़ी हूँ और ये बात मैं तुमसे कितनी बार कहा है। इतना कह इरा फिर चलने लगती है। क्यारा जल्दी से इरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ओके मैं आपको दी नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। घर में सब आपके लिए परेशान हैं, आप कुछ दिनों से घर नहीं आए, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, प्लीज घर चलिए। अभी उसे देख के ऐसा लग रहा था एक छोटी सी बच्ची अपनी बड़ी बहन को मारने की कोशिश कर रही है। इरा को याद आता है जब पिछली बार वो अपने एक्सीडेंट के बाद आहूजा मेंशन गई थी, तब उसने ईशान और क्यारा को किस करते देखा था। ये सच है या वहम आपको बाद में पता चलेगा, जिसके कारण उसने सबके सामने क्यारा को तब पर मारा दिया। फिर क्या था, उसे उसके लिए क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा था। इरा क्यारा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, सभी को कहना कि मैं ठीक हूँ, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह के वो बिना क्यारा की तरफ देखे वहां से निकल जाती है। इधर क्यारा कहती है, इरा ने बिना उसे कुछ कहे चली गई। इसी हैरानी के साथ वो स्पोर्ट ग्राउंड में जाती है। माँ कॉलेज के सभी स्टूडेंट मैच देखने के लिए आ गए थे। आज यहाँ फुटबॉल मैच था उनके राइवल ब्रह्मदेव कॉलेज के साथ। दोनों ही कॉलेज से स्टूडेंट पिच के चारों तरफ बैठे थे, जज की सीट भी वहीं ऊपर थी। माँ कॉलेज और ब्रह्मदेव कॉलेज हमेशा ही एक दूसरे को नीचा देखने से बाज नहीं आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से माँ कॉलेज लगातार ये मैच जीतती आ रही थी, इसलिए माँ कॉलेज के बच्चों को ब्रह्मदेव कॉलेज के स्टूडेंट का मजाक बनाने का मौका मिल रहा है। पिच के बीचों बीच खड़े रेफरी सबसे पहले ब्रह्मदेव कॉलेज के खिलाड़ी को बुलाते हैं और तभी 11 खिलाड़ी पिच के अंदर आते हुए दिखते हैं। उन्हें देख के ब्रह्मदेव कॉलेज के बच्चे चिल्लाने लगते हैं। उसमें एक नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा था, वो था अखिल। सारे बच्चे एक साथ बोल रहे थे, अखिल अखिल। अखिल कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मदेव कॉलेज फुटबॉल टीम का कैप्टन था। इसके साथ वो काफी हैंडसम भी था और उसका हल्का सांवला रंग उस पे खूब जच रहा था। उसकी परफेक्ट बॉडी किसी भी लड़की को उसका दीवाना बनाने के लिए काफी था। अखिल और उसकी टीम पूरे एटीट्यूड के साथ उस पिच में खड़ी थी। रेफरी फिर माँ कॉलेज के खिलाड़ी को बुलाती है और फिर उनके आते ही ऐसा शोर होने लगता है जैसे कोई नेशनल प्लेयर हो, और इस बार का शोर पिछली से कई गुना ज्यादा था। और उसमें भी एक नाम ऐसा था जिसे न सिर्फ माँ कॉलेज बल्कि ब्रह्मदेव कॉलेज के स्टूडेंट भी बोल रहे थे, खासकर लड़कियां। वो नाम था ईशान मल्होत्रा, जो न सिर्फ नाम था बल्कि एक ब्रांड की तरह था। उसके पीछे तो लड़कियां पागल थी। इसके आंखों का रंग सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी, जो हरी और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन जैसा लगता था। हट शेप होठ इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि किसी का दिल उसे एक छूने को जरूर करता था। उसके बाल लड़की से भी ज्यादा सिल्की थे, जो इस समय उसके आंखों पर आ रहे थे, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव थी। उसकी फेयर स्किन और जो लाइन वी शेप कमर इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि क्या ही कहना।
माँ कॉलेज के प्लेयर भी पूरे रोब से पिच में खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी तक स्टूडेंट का चिल्लाना काम नहीं हुआ था, जिसे देख के उसी टीम का एक लड़का कहता है, यार देखो जरा हम कितने पॉपुलर है कि हमारे राइवल भी हमें ही सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी की बगल में खड़ा दूसरा लड़का उसके सिर पे तपली मार के कहता है, अबे वो हमारे लिए नहीं बल्कि ईशान के लिए इतना शोर कर रहे हैं, जो कि सच भी था। हर तरफ बस ईशान का नाम ही लिया जा रहा था। ईशान अपना आए हाथ उठता है और सबको चुप रहने का इशारा करता है, तरफ शांति हो जाती है। दोनों ही टीम आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को घूर रहे थे। रेफरी उन लोगों को रेडी रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि कुछ सेकंड में गेम शुरू होने वाला था। अखिल ईशान से कहता है, इस बार तुम नहीं जीत सकते हो, हम पूरी तैयारी से आए हैं, वो तो गेम में पता चलेगा तुमने कितनी तैयारी की है। रही बात जीतने की, तो ईशान मल्होत्रा ने कभी हारना नहीं सीखा है। इतना कह वो एक डेविल स्माइल के साथ अखिल और उसकी टीम को देखने लगता है। उस स्माइल के कारण वो इतना हैंडसम लग रहा था कि वहां मौजूद जितनी भी लड़कियां थी उन सभी का दिल एक पल को तो धड़कना ही भूल जाता है। रेफरी मैच स्टार्ट कर देती है। शुरू में बॉल अखिल की टीम के पास होती है और वो पहले गोल भी कर लेते हैं। अखिल कहता है, क्यों कैसी लगी तैयारी? ईशान कुछ नहीं कहता, बस एक डेविलिश स्माइल पास करता है, जिसे कोई समझे या समझे उसके फ्रेंड और अखिल बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैच फिर शुरू होता है, लेकिन इस बार ईशान की टीम को पॉइंट मिलता है। ऐसे ही मैच खेलते खेलते 45 मिनट हो जाते हैं और उन्हें हाफ ब्रेक मिलता है। स्कोर कुछ इस तरह से था, माँ कॉलेज को 12 पॉइंट मिले थे तो वही ब्रह्मदेवा कॉलेज को 5 पॉइंट मिले थे। सारे प्लेयर पानी और थोड़ा रेस्ट करने जाते हैं। ऑफकोर्स लड़कियां इस मौके को कैसे छोड़ सकती है। सभी लड़कियां पहुंच जाती है बॉयज को पानी देने और सबसे ज्यादा तो ईशान के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जा नहीं पाती, क्योंकि ईशान को इस तरह की भीड़ से बहुत चिढ़ होती थी। इसलिए उसके बॉडीगार्ड जो हमेशा इस तरह की भीड़ को मेंटेन करने के लिए रखी थी, वो किसी को भी ईशान के करीब नहीं जाने देते हैं। तभी किसी की प्यारी आवाज आती है, ईशान क्या तुम मेरी बोतल से पानी पियोगे? आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।